मानव की बात सुनकर अमरीश एकदम चौंक गए। वो ऊंची आवाज में बोले, चिरंजीव, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमको पता भी है ये तुम क्या और किसके बारे में कह रहे हो? मानव चिट्ठी को वापस मोड़ते हुए बोला, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रहा हूं। ये सारे बच्चे एक ही कुल के हैं। मैं जब उदयपुर गांव गया था, उस वक्त भी ये नवजात बच्चों की हत्या वाला मामला काफी फैला हुआ था। शंकरा जी ने मुझे खास तौर पर इस मामले के बारे में पता करने के लिए कहा था। अमरीश मानव के चेहरे को देखते हुए बोले, और तुमको क्या पता चला? मानव दूर आसमान में देखते एक लंबी सांस लेकर बोला, जब मैंने गांव वालों से पूछताछ की तो पता चला कि सारे बच्चे एक ही प्रकार से गायब हुए हैं। पहले मुझे लगा कि कोई बुरी शक्ति या दुश्मन दल के लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन जब मैंने थोड़ी अंदर जाकर तहकीकात की तो पता चला कि उन सब बच्चों का खून रॉयल था। वो चाहे माता के साइड से राजघराने के थे या पिता की तरफ से। अमरीश मानव को टोकते हुए बोले, तो तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि उन बच्चों को राजा प्रद्योत गायब करवा रहे हैं? मानव अमरीश के चेहरे की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि इन सब से केवल एक ही आदमी का फायदा होने वाला है, और वो है खुद राजा प्रद्योत। आपने नहीं देखा कि कैसे उनके राजा बनने के बाद गरुड़ देव मर गए, यानी कि अब उनके ऊपर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा। ऊपर से उन्होंने हर मोर्चे पर युद्ध ठानकर उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को अपने रास्ते से हटवा दिया जो उनको चुनौती दे सकते थे। अमरीश कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन वो ये सब क्यों करेंगे? मानव बोला, सत्ता का लालच। वो गद्दी पर अपनी दावेदारी पक्का करना चाहते हैं, इसलिए वो एक के बाद एक सबको अपने रास्ते से हटवा रहे हैं और अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों को बसा रखा है जो उनके भरोसेमंद हैं। अमरीश ने एक नजर मानव पर डाली और ऊंची आवाज में बोले, अपने दिमाग से शक का बीज निकाल दो। तुम शक में अंधे हो रहे हो। जिन बातों का आपस में कोई जोड़ नहीं, उनको भी जोड़ दे रहे हो। अमरीश फिर नारंग और मानव से बोले, अभी यहां पर जो भी बातें हुई हैं, यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। नारंग, तुम जाकर योद्धा समागम की तैयारी देखो, और चिरंजीव, तुम खेती का बंदोबस्त करो। इन बच्चों वाले मामले को मैं देख लूंगा। तब तक मैं कोशिश करता हूं कि अगर किसी और राज्य से हमको कुछ अनाज मिल सके तो। इतना कहकर अमरीश वहां से चल दिए। मानव नारंग को साथ लेकर शहर में आया और बोला, मैं खेती तो करवा सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। नारंग तुरंत बोला, हां बिल्कुल, बताओ ना, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? मानव बोला, अभी जितने भी योद्धा मरे हैं उनमें से अधिकांश के पास अपना स्प्लिट स्टोन रहा होगा। मुझे वो सारे स्टोन चाहिए। नारंग ने मानव की बात सुनी तो चौंक गया और बोला, लेकिन चिरंजीव, तुम इतने सारे स्टोन्स का करोगे क्या? और फिर उनको ढूंढना भी तो आसान नहीं है। मानव पास में लगे एक पेड़ की एक पत्ती को तोड़ते हुए बोला, खेती करूंगा। उन स्टोन्स की एनर्जी से मैं गरुड़ धाम के लोगों के लिए हर मौसम में खेती का इंतजाम कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि उन स्टोन्स को ढूंढना कठिन काम है, लेकिन हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। योद्धाओं की लिस्ट लो, उनके परिवार वालों से मिलो, बात करो और स्टोन को ढूंढ निकालो। योद्धा समागम की जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो। नारंग ने मानव की बात सुनी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि स्पिरिट स्टोन से खेती भी की जा सकती है। उसने मानव की बात पर हामी भरी और तुरंत ही स्पिरिट स्टोन को ढूंढने के लिए नगर के अंदर चला गया। मानव ने श्रुति के साथ मिलकर योद्धा समागम की पूरी तैयारी कर ली। इस बार कुछ नए नियम बनाए गए थे। योद्धाओं के भर्ती होने की उम्र 16 साल से 1 साल घटाकर 15 साल कर दी गई थी। 18 साल से कम के योद्धा को जंग में जाने का आदेश नहीं था, लेकिन योद्धाओं की नई खेप तैयार करने के लिए यह नियम जरूरी भी था। इस बार योद्धाओं की भर्ती 3 चरणों में होनी थी। पहले में उनकी शारीरिक क्षमता, दूसरे स्टेज पर उनका बुद्धि कौशल और तीसरे पर इंटरव्यू। शारीरिक क्षमता वाला हिस्सा नारंग की जिम्मेदारी पर था, बुद्धि कौशल वाले हिस्से की जिम्मेदारी श्रुति पर थी और इंटरव्यू वाले हिस्से की जिम्मेदारी अमरीश जी की थी। मानव ने खुद को इससे अलग कर रखा था क्योंकि उसे खेती वाले काम पर भी ध्यान देना था। मानव और नारंग जी की जी तोड़ मेहनत के बाद कुछ दिन में ही योद्धा समागम की सारी तैयारियां हो गईं और इधर मानव को काफी सारे स्टोन्स भी मिल गए। नारंग, श्रुति और अमरीश योद्धाओं की भर्ती में जुट गए तो मानव खेत खलिहान को ठीक करने में लग गया। मानव ने गिरे हुए कमरों का मलबा हटवाकर जमीन को साफ करवा दिया
और उसी तरीके से नगरवासियों को खेती की ट्रेनिंग देने लगा, जैसे कि वारिस जी ने पेड़ को लगाने के लिए किया था। मानव ने सभी स्प्लिट स्टोन को एक दूसरे से कनेक्ट किया और कमरे के अंदर ही स्प्लिट स्टोन का लंबा सा जाल बिछा दिया। मानव ने भंडार गृह से बीज निकलवाए और पानी में भिगोकर उनको अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया। मानव के पास खेती के 2-3 और तरीके भी थे जो विरोचन ने उसको सिखाए थे, लेकिन यह तरीका सबसे आसान था। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे। ठंड अब सिर पर सवार थी। एक दिन अमरीश कुछ सिपाहियों के साथ में बहुत ही उदास मूड में चले जा रहे थे। जब उन्होंने मानव को अपने काम में जुटे देखा तो मानव के पास आ गए और उसके काम को देखते हुए बोले, चिरंजीव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानव ने तुरंत ही अपना काम एक दूसरे आदमी को सौंपा और उठकर खड़ा हो गया और बोला, जी अमरीश जी, कहिए क्या बात है। अमरीश जी बोले, मुझे पता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो बहुत ही मन से कर रहे हो और मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है कि तुम सफल हो जाओ, लेकिन अगर तुम सफल हो भी जाते हो तो भी हम भूखों मर जाएंगे, क्योंकि इन फसलों को पैदा होने में महीनों लग जाएंगे और इस वक्त भंडार गृह में इतना अनाज नहीं है कि महीनों चल सके। मानव उदास चेहरे से अमरीश की ओर देखते हुए बोला, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपकी क्या सलाह है? मुझे क्या करना चाहिए? अमरीश मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, मैंने कुछ लोगों से बात की है। तुम्हें कुछ जानवर लेकर जल्द से जल्द उनके पास जाना होगा और उनसे अनाज एक्सचेंज करके लेकर आना होगा। अमरीश की बात सुनकर मानव की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। वो चौंकते हुए बोला, लेकिन अभी मेरे जाने से यहां का काम रुक जाएगा और मान लीजिए अभी के लिए अनाज मिल भी गया, लेकिन हम ऐसे एक्सचेंज करके तो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं एक बार इस प्लांट को चालू कर दूं, फिर तुरंत ही निकल जाऊंगा। अमरीश को भी मानव की बात ठीक लगी। वो मानव के कंधे पर थपकी देते हुए बोले, 2 दिन बाद योद्धा समागम का अंतिम दिन भी है। उस दिन नारंग भी खाली हो जाएगा, दोनों साथ में चले जाना। उसे इस बारे में थोड़ा अनुभव भी है। मानव ने अमरीश की बात सुनी तो तुरंत हां में सिर हिला दिया और अपने काम में जुट गया। योद्धा समागम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अगल बगल के गांव से, नगरों से सैकड़ों नौजवान योद्धा बनने की चाहत लिए शहर में आ चुके थे। आयोजन के साथ ही इस बार अमरीश ने शहर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं दुश्मन फिर से मौका उठाने की कोशिश न करे। मानव अपने काम में मस्त था, तभी नारंग भागता हुआ आया और मानव के हाथ में एक पर्चा पकड़ाते हुए बोला, ये देखो। मानव ने उसके हाथ से पर्चा लिया और देखने लगा। मानव ने पर्चा देखा और कहा, ये तो योद्धाओं की लिस्ट है। नारंग सिर हिलाते हुए बोला, हां योद्धाओं की लिस्ट है, लेकिन ठीक से तो देखो। मानव ने लिस्ट को पूरा पढ़ा तो एक नाम देखकर चौंक गया और बोला, ये रोशनी का नाम यहां क्यों है? क्या वो भी? नारंग पर्चा वापस लेते हुए बोला, हां वो भी योद्धा समागम में भाग ले रही है। मैंने उसे रोका भी, लेकिन वो मान नहीं रही है। तुम ही उसको समझाओ। मानव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं रहने दो, उसे भाग लेने दो। नारंग चौंकते हुए बोला, कि क्या तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो? उधर अमरीश जी भी यही कह रहे हैं। वो तो बच्चों को योद्धा समागम में शामिल कर रहे हैं और इधर तुम। मानव नारंग के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये दिन कभी ना कभी तो आना ही था। हवाई या 1 साल बाद। अमरीश जी का बच्चों को ट्रेनिंग देने का फैसला अच्छा है। रोशनी एक अच्छी और समझदार लड़की है। उसने अभी अभी अपनी दादी को खोया है। अभी उसके मन में बदले की भावना है और उन तमाम लोगों में भी होगी जिन्होंने इस युद्ध में अपने लोगों को खोया है। ऐसे में हम उन्हें मना करके या वापस भेजकर उनके मनोबल को कम नहीं कर सकते हैं। रोशनी को भी भाग लेने दो। अगर लायक हुई तो ठीक है, नहीं तो अमरीश जी जानते ही हैं आगे देखने के लिए कि किसको भर्ती करना है और किसको नहीं। नारंग ने मानव की बात सुनी तो आगे कुछ बोल नहीं पाया और वहां से चला गया। मानव और गांव वालों की रात दिन की मेहनत का यह नतीजा हुआ कि मानव ने अपने वादानुसार योद्धा समागम के दिन ही अपनी खेती वाले प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया। मानव के इस काम की पूरे नगर में धूम मच चुकी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सच में बंद कमरे में ठंडी के मौसम में खेती की जा सकती है। सुबह से ही मैदान के पास में काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। उधर नारंग और श्रुति
योद्धा समागम के दोनों लेवल की टेस्टिंग में बिजी थे और इधर मानव अमरीश के हाथों खेती की नई टेक्निक का उद्घाटन करवा रहा था। भारी भीड़ और उम्मीदों के बीच अमरीश ने स्विच को ऑन किया और कमरा जगमग चमक उठा। मानव ने विरोचन की दी हुई इंफॉर्मेशन और वारिश की देखी हुई टेक्नोलॉजी की मदद से खेती का रास्ता ढूंढ ही लिया। अमरीश ने पूरी व्यवस्था का मुआयना किया और मानव को शाबाशी देते हुए योद्धा समागम की ओर चल दिए, लेकिन जाते जाते मानव को आराम करने की सलाह भी देते गए, क्योंकि उसी रात में मानव को अनाज लेने के लिए विराट नगर भी जाना था। योद्धा समागम का अंतिम चरण आ चुका था। 400 लोगों में से मात्र 50 लोग ही अंतिम चरण के लिए चुने गए थे। अंतिम चरण में परीक्षा अमरीश जी को ही लेनी थी। अमरीश जी ने सभा में मौजूद लोगों से बारी बारी करके कुछ सवाल पूछे और उसी के हिसाब से योद्धाओं को सिलेक्ट कर लिया। मानव ने घर के बाहर जब काफी सारी आवाज सुनी तो उनकी नींद खुल गई। मानव ने बाहर जाकर देखा तो काफी सारे जानवर और कपड़े कई सारी रस्सियों में बंधे खड़े हुए थे। मानव आंख मलते हुए बाहर निकला और नारंग की ओर देखते हुए बोला, ये सब क्या है और यहां इसे लेकर क्यों आए हो? नारंग बोला, अब हमें यहां से निकलना है, क्योंकि खबर मिली है कि अश्वदल और नागदल भी अपने लोगों को विराट नगर भेज रहे हैं। अगर वो हमसे पहले पहुंच गए तो हमें नुकसान हो जाएगा। मानव पास में रखे घड़े से पानी निकालकर पीते हुए बोला, उनके जल्दी जाने से हमें कैसा नुकसान होगा? नारंग मानव के कंधे हिलाते हुए बोला, लगता है अभी तुम नींद में हो। अगर वो हमसे पहले पहुंच गए तो एक तो वो हमसे सस्ता अनाज खरीद सकते हैं या फिर उन लोगों को हमारे खिलाफ भड़का सकते हैं। मानव बोला, फिर तो हमारा जाना ही बेकार हो जाएगा। नारंग बोला, तभी तो अमरीश जी ने हमें जल्दी पहुंचने के लिए कहा है। मानव जानवरों की ओर देखते हुए बोला, क्या ये वही जानवर हैं जिनको हमको ले जाना है? जवाब में नारंग ने हामी में सिर हिला दिया और बोला, रास्ते के लिए अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला है। मानव चौंकते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नारंग बोला, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो दोनों ही जगह खतरनाक हैं। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोला, वैसे तुम्हारे लिए एक न्यूज है, अच्छी या बुरी वो तुम जानो। मानव थोड़ा उत्साहित होते हुए बोला, पहले न्यूज तो बताओ। नारंग बोला, जाकर रोशनी से मिलाओ, वो योद्धा समागम में प्रथम आई है, फिर वो ट्रेनिंग पर चली जाएगी, दोबारा जाने कब उससे मिल पाओ। क्या रोशनी बन पाएगी कि योद्धा? क्या मानव अपनी खेती में सफल होगा? क्या बचा पाएगा मानव गरुड़ वंश के बच्चों को? कैसे निपटेगा मानव विराट नगर में आने वाली चुनौतियों से? जानने के लिए सुनते रहिए पक्षीराज, ओनली ऑन पॉकेट FM।